नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने मंगलवार को कहा है कि जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को आमंत्रित किया गया है। वीएचपी का यह बयान तब आया है जब इससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा था कि उसने आडवाणी और जोशी की बढ़ती उम्र और कड़ाके की ठंड के कारण उनसे नहीं आने का अनुरोध किया है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि राम मंदिर आंदोलन के नेता आडवाणी और जोशी को 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। वीएचपी के हैंडल एक्स पर एक पोस्ट के अनुसार उन्होंने कहा, हमने राम जी के आंदोलन के बारे में बात की। दोनों वरिष्ठों ने कहा कि वो उस कार्यक्रम में आने की पूरी कोशिश करेंगे। बता दें, विहिप भाजपा की वैचारिक मातृशक्ति संघ परिवार का हिस्सा है। वीएचपी का ये बयान तब आया है जब ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय ने सोमवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन में सबसे आगे रहे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र को देखते हुए उनसे समारोह में न आने के लिए कहा गया है। चंपत राय ने कहा कि आडवाणी जी का होना अनिवार्य है, लेकिन हम ये भी कहेंगे उनसे कि वो ना आए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि मैं फोन पर कह रहा हूं आप मत आइए और वो जिद कर रहे हैं कि मैं आऊंगा। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि गुरुजी आप मत आइए, आपकी उम्र और सर्दी को देखते हुए मत आइए। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा है। हवाला उनकी उम्र और स्वास्थ्य का दिया जा रहा है। आडवाणी अभी 96 साल के हैं और मुरली मनोहर जोशी अगले महीने 90 वर्ष के हो जाएंगे। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा को बुलाया गया है, जबकि उनकी उम्र 91 साल है और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी खबरें आती रही हैं। देवेगौड़ा के मुकाबले आडवाणी और जोशी ज्यादा सक्रिय हैं। देवेगौड़ा पिछले दिनों बीमार पड़ गए थे और उनका चलना फिरना तक मुश्किल हो गया था। इससे ऐसा लगता है कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को ना बुलाने का कारण स्वास्थ्य और उम्र नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी आए तो उन पर ही बात होने लगेगी, क्योंकि वो ही इस आंदोलन के अग्रणी थे और किसी और शख्स पर बात नहीं होगी, इसलिए उनको आने से मना कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग खत्म हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडिया गठबंधन के पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया है। हालांकि अनुभवी कांग्रेसी नेता खड़गे ने कहा है कि पहले जीतना जरूरी है और बाकी सब कुछ बाद में तय किया जा सकता है। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इंडिया बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चौथी बैठक में 28 दल शामिल हुए और उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि बैठक में यह फैसला हुआ कि सभी दल मिलकर 8 से 10 मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने प्रस्ताव पास किया है कि लोकतंत्र को बचाना है तो सबको मिलकर लड़ना होगा। खड़गे ने कहा कि सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन होगा। 22 दिसंबर को पूरे देश भर में प्रोटेस्ट होंगे। इंडिया की बैठक के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और बहुत जल्द ही टिकट बांटकर मैदान में जाने के लिए तैयार हैं और हम सभी लोग जनता के बीच दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन ही से कहा कि इंडिया अलायंस की रणनीति पीडीए होगी। हम बीजेपी को हराएंगे। यूपी में 80 हराओ और लोकतंत्र बचाओ। बसपा के साथ गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि सपा को जो पक्ष रखना था वो हमने बैठक में कह दिया। किसी एक दल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली पहुंचकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चौहान ने कहा कि अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने कई बार कहा कि बीजेपी का काम मेरे लिए राष्ट्र सेवा और जनसेवा का मिशन है और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये नहीं तय करते हैं कि आप क्या करेंगे, वो मेरे लिए काम तय करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहेंगे या फिर राज्य की राजनीति में, इसके जवाब में चौहान ने कहा कि जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मेरे बारे में सोचता नहीं हूँ, जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता है। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है कि आप कहाँ काम करोगे। ये पूछे जाने पर कि मध्य प्रदेश की बहनें उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही हैं, चौहान ने कहा बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत के दौरान ये संकेत दिया कि पार्टी उन्हें दक्षिण के राज्यों में कोई बड़ी भूमिका दे सकती है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा तो मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद के गठन से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा ये पार्टी तय करेगी और सलाह मशवरा जो होना था वो हो गया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में आज विधायक दल की बैठक है और चूंकि सरकार गठन के बाद ये पहली बैठक है, इसलिए उसमें उनका रहना जरूरी है।
2024 के इलेक्शन में क्या भूमिका रहेगी, इस पर उन्होंने कहा, एक पार्टी के कार्यकर्ता के नेता जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो करूंगा। संसद से मंगलवार को 49 और विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इन पर अनियमित व्यवहार का आरोप है। एक दिन पहले ही 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले इसी सत्र में 14 सांसदों का निलंबन हुआ है। इसी तरह इस सत्र में कुल मिलाकर अब तक 141 सांसदों का निलंबन हो गया है। पिछले सप्ताह से ही संसद में सुरक्षा चूक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये कार्रवाइयां संसद में हंगामे को लेकर की गई हैं। लोकसभा से सिलसिलेवार तरीके से विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद इंडिया गठबंधन के 2/3 से अधिक सांसद संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे। विपक्षी कांग्रेस के केवल 9 सांसद ही लोकसभा में रह गए। उनमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के पास लोकसभा में 138 सांसद हैं, जिनमें 43 सांसद अभी बचे हुए हैं। लोकसभा से मंगलवार को 49 और सांसदों के निलंबन के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि केंद्र सरकार संसद से विपक्षी सांसदों को पूरी तरह से साफ कर रहा है, ताकि बेहद सख्त बिलों को सदन में बिना सार्थक बहस के पास कराया जा सके और ताकि बीजेपी सांसद जिनकी वजह से प्रदर्शनकारी सदन में घुसे उन पर कोई सवाल न उठाए। विपक्ष मोदी सरकार पर तानाशाही के आरोप लगा रहा है। ये निलंबन ऐसे समय हुआ है जब सदन में कुछ अहम बिल पेश होने वाले हैं। श्रोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने सांसदों को निलंबित किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है और सरकार पर आरोप लगाया कि वो नई संसद को लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना चाहती है। उन्होंने एएनआई से कहा, मेरे पास शब्द नहीं है। इस नए संसद भवन के निर्माण से पहले उन्होंने क्या सोचा था? वो इसे लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। आपने पूरे विपक्ष को बाहर कर दिया है। सुरक्षा उल्लंघन करने के आरोपियों को पास जारी करने वाले सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नई संसद के लिए एक नया नियम तय किया जा रहा है। नींद की गोलियां खाएं और यहां आएं, क्योंकि आपको अपना मुंह खोलने और सवाल पूछने की अनुमति नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस फिर से लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुकी है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये समिति आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने, चुनावी रणनीति बनाने, सहयोगी दलों से समन्वय करने आदि के लिए काम करेगी। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने एक पत्र जारी कर कहा है कि आम चुनाव 2024 की तैयारी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से एक राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया है। इस समिति में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश होंगे। इस समिति की खास बात यह है कि इसमें वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें शामिल नेताओं को पार्टी संगठन में काम करने का भी अनुभव है। विपक्ष और सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। संसद परिसर में टीएमसी के निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी ने मंगलवार को राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी और उस मिमिक्री की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो बना ली। भाजपा ने इस पर आपत्ति जताई है, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में इस पर विस्तृत बयान दिया है। सभापति धनखड़ ने राज्यसभा में कहा, मैंने सदन स्थगित कर दिया है। आप नहीं जानते कि लोगों के मन में इस संस्था के खिलाफ किस तरह की प्रतिक्रिया है और हमें निम्नतम स्तर देखने का अवसर मिला। धनखड़ ने अपने बयान में कांग्रेस के पी चिदम्बरम का नाम लेते हुए कहा, चिदम्बरम जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। कल्पना कीजिए कि मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी जब आपके वरिष्ठ नेता चेयरमैन की संस्था का मजाक उड़ाते हुए वीडियोग्राफी कर रहे हैं, जैसा कि एक व्यक्ति मेरे बारे में सोचता है। धनखड़ ने कहा कि किसान के रूप में मेरी पृष्ठभूमि को ना समझें, समुदाय के मेंबर के रूप में मेरी पृष्ठभूमि के ना लें। धनखड़ ने कहा, चेयरमैन की संस्था को तहस नहस कर दिया गया है और वो भी एक राजनीतिक दल द्वारा, जो इतनी आगे बढ़ गई है कि एक वरिष्ठ सांसद दूसरे सदस्य की वीडियोग्राफी करता है। किस लिए मैंने कष्ट उठाया था, मैं आपको बताता हूँ। संसद से लगातार सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस के महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि अगर इस सरकार को विपक्ष मुक्त संसद चाहिए तो फिर बीजेपी कार्यालय में ही बैठक कर लें। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, मोदी सरकार का ना तो लोकतंत्र व्यवस्था में यकीन है और ना ही भारत संविधान में कोई यकीन है। मोदी सरकार अहंकार में चूर है। 3 राज्यों में उनकी जीत हुई जरूर है, लेकिन ये ना भूलें कि एक राज्य में कांग्रेस और एक राज्य में गैर भाजपा और गैर कांग्रेस सरकार बनी है। हम जनमत के आगे सिर झुकाते हैं, लेकिन जनमत का मतलब तानाशाही नहीं हो सकती। अगर विपक्ष मुक्त संसद चाहिए तो भाजपा के दफ्तर में ही बैठक कर लिया करें, देश के एजेंडे को तय कर लिया करें। संसद में हालिया विरोध प्रदर्शन के लिए विपक्षी नेताओं की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी हरकतों से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष की संख्या और कम हो जाएगी और वे मौजूदा संख्या में भी लोकसभा में नहीं लौट पाएंगे।
समझा जाता है कि मंगलवार को संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने उनसे कहा कि उन्हें विपक्ष की नौटंकी से घबराना नहीं चाहिए। संविधान ने हमें ताकत दी है क्योंकि हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है। लोगों ने हमारा समर्थन किया। विपक्ष का एजेंडा संविधान और संसदीय शक्तियों का अनादर करना है। उनका लक्ष्य हमारी सरकार को उखाड़ फेंकना है और सरकार का लक्ष्य भारत का उज्जवल भविष्य है। एल्गार परिषद माओवादी लिंक केस में गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस एएस गडकरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अदालत ने अनुरोध किया कि जमानत के फैसले पर 6 हफ्ते के लिए स्टे ऑर्डर दिया जाए ताकि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सके। हाईकोर्ट ने एनआईए के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अपने आदेश पर 3 हफ्ते के लिए स्थगन आदेश दे दिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने को कहा है। सोमवार को ज्ञानवापी के एएसआई साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की गई। हाईकोर्ट इस मामले में मस्जिद कमेटी की 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। 8 दिसंबर को इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आईपीएल 2024 की नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। इससे पहले इसी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस 20 करोड़ 50 लाख रुपए में बिके थे। उन्हें स्टार्क से 1.5 घंटे पहले ही सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा था। हर्षल पटेल इस ऑक्शन में सबसे महंगे भारतीय प्लेयर बने हैं। उन्हें 11 करोड़ 75 लाख रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा है। इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हीरो रहे ट्रेविस हेड को सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।